हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और आज हमारा इंडियन हिस्ट्री का जो है सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा था कि भारत के अंदर यूरोपियंस कंपनियां किस तरह से आ रही थी, एक एक करके व्यापार करने के बहाने जो है भारत में आ रही थी। और बेसिकली उनका फर्स्ट पर्पस यही था कि हम व्यापार करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड किया जाए। लेकिन जैसे वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ की कंडीशंस को देखा, यहाँ की स्थिति को समझा और फिर उनके जो है विचार बदलते चले गए। वो व्यापारिक कंपनी ना रहकर उन्होंने हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा लास्ट में कि किस तरह से पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच, डेन्स, जो इंग्लिश और फ्रेंच, ये सभी आए यहाँ पर एक एक करके। तो सबसे जो है सबसे ज्यादा इमर्जिंग पावर कौन सी हो रही थी? तो ब्रिटिश देश जब से ज्यादा इमर्जिंग पावर बन रही थी। ब्रिटिश सभी को खदेड़ते जा रहे थे। तो उसकी जो लास्ट चैप्टर की एक्सटेंशन है ये आगे कि किस तरह से ब्रिटिश पावर ने खुद को कंसोलिडेट किया, उन्होंने खुद को यहाँ पर पावरफुल बनाया और सबसे जो है आगे बढ़ते गए और खुद का विस्तार करते चले गए। तो चैप्टर का नाम भी वही है, कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी सत्ता का एकीकरण तथा विस्तार। जो हमारा चैप्टर होता है उसका नाम पढ़ना बहुत जरूरी होता है। नाम से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या जानने वाले हैं, किस हिसाब से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, किस हिसाब से आपके मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि बेसिक आपका पर्पस यही है कि चीजें आपको समझ आ जाएं और उसके बाद उसका आप प्रयोग कर सकें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आप ये पूरे लेक्चर्स देख रहे हैं, इसलिए ये पूरी सीरीज को आप फॉलो कर रहे हैं। तो नाम बहुत जरूरी है, नाम से आपको आइडिया हो जाता है कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से पहले वो थल मार्ग से जो भारत में आ रहे थे यूरोपियंस, और बाद में ऑटोमन एम्पायर के अंदर चेंजेस होने के बाद जो है चेंजेस हो गए और उन्होंने कौन सा जल मार्ग अपनाया, फिर वो समुद्र के रास्ते भारत में आने लगे। वो सारी चीजें हो गई थी, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये लास्ट लेक्चर का पूरा जो है वही चीज इसमें लिखी हुई, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इस साइड इंग्लिश में लिखा हुआ और इस साइड हिंदी के अंदर सेम लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेड एंड इन्फ्लुएंस। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। और 1714 तक उन्होंने किस तरह से एक्सपेंशन की, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो हम पॉइंट टू पॉइंट देखते जाएंगे और ये भी समझते जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। उससे पहले जो है आप लोगों को दो या तीन मैं मैप दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि किस एरियाज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आपको समझ आ रहा है, ब्रिटिश आए थे, भारत के अंदर आए, उन्होंने यहाँ पर एक्सपेंशन पॉलिसी का जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया। समझ आ रहा है आपको सारी चीजें। लेकिन वो किस जगह पे आई थी? कल भी हम लोगों ने कुछ मैप्स का प्रयोग किया था लास्ट क्लास में, आज भी हम कुछ मैप्स के माध्यम से आपको चीजें एक्स्ट्रा जो है कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये मैप है यूरोपियंस सेटलमेंट इन इंडिया। तो जो यूरोपियंस आए थे भारत के अंदर, उनकी सेटलमेंट्स किस किस प्रकार से हुई, वो कहाँ कहाँ पे अपनी बस्तियां या फैक्ट्रियां बनाने में कामयाब हुए और किस प्रकार से उन्होंने जो है फैक्ट्रियां बनाई। तो 1498 में पुर्तगाली आए थे और 1739 तक उन्होंने कौन कौन सी फैक्ट्रियां स्थापित की, वो देख लेते हैं यहाँ पर। मैप को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए कौन कौन आए थे यहाँ पर। पोर्टुगीज सेटलमेंट, ये बना हुआ पुर्तगाल का जो साइन। ये इंग्लिश सेटलमेंट है, ये फ्रेंच सेटलमेंट है, ये डच सेटलमेंट है और ये डेनिश सेटलमेंट है। तो ये जहाँ पर ये इस तरह के फ्लैग्स बने हुए थे, उनकी अलग अलग सेटलमेंट्स हैं। ये पांच ही यूरोपियन पावर्स थी जो मोस्ट पावरफुल यहाँ पर थी। तो सबसे पहले हम लोग जो देख लेते हैं वेस्ट कोस्ट पे। तो यहाँ पर दीव के अंदर ये पुर्तगाली सेटलमेंट है। ये सूरत में इंग्लिश सेटलमेंट है, साथ में ईयर भी लिखे हुए हैं तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ये पुर्तगाली सेटलमेंट है दमन के अंदर। बेसीन, बॉम्बे, पुर्तगाल, बाद में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर चला गया। गोवा। जो हम लोग ये चीजों का यूज कर रहे हैं, लास्ट में हमने पढ़ा था सूरत, दमन, ये सारी चीजें दिखी, तो आपको मैप के ऊपर भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। अब आपको पता है कि जो ब्रिटिश थे या फिर जो भी यूरोपियंस थे वो वाटर के रास्ते आ रहे थे, वो समुद्र के रास्ते आ रहे थे। तो वो यहाँ पर उनको पहुंचना आसान था। और यहाँ पर पहुंचने के साथ साथ उन्होंने यहीं पर सेटल होना सही समझा, क्योंकि आगे जो है भारत में उनकी इतनी ज्यादा जानकारियां नहीं थी, वहां पे वो पहुंच नहीं सकते थे, उनके पास संसाधन नहीं थे और साधन भी नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ तक पहुंच के यहीं पर पहले सेटलमेंट्स की, पहले इन एरियाज को कैप्चर किया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। कैन्नौर, ये माहे, ये कैलिकट, कोचीन, और इस तरफ से मद्रास, तरंकैनबर, पुलिकट, पुडुचेरी, सादरस, करिकल, नागपट्टनम। और ये श्रीलंका के कुछ एरियाज हैं, कोलंबो, गाले, मात्रा, ये सारे श्रीलंका के एरियाज हैं। मछलीपट्टनम, यनम,
वाजिकापट्टनम, कलकत्ता, उसके बाद ऊपर बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग जो है हुगली, चिंसुरा, चंदेर नगर, सिरमपुर। तो ये सारी आप लोग चीजें समझते हैं, आप लोग पढ़ते हैं इन चीजों को, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये चिंसुरा कहाँ पर है, हुगली कहाँ पर है, ये सारी चीजें। तो आपको थोड़ा सा अगर मैप देख लिया जाए तो ध्यान आ जाता है कि ठीक है इस एरियाज में वो थे। तो अब यहाँ पर देखिए आप मोस्टली जो है जितने भी आ रहे थे यूरोपियंस जो कंपनीज कहाँ पे आ रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ साइड में जहां पर समुद्र के किनारे ही ये बस रहे थे, यहाँ पर तट के ऊपर इन्होंने अपना बसेरा किया। ये अंदर यहाँ पर इन्होंने कोई भी सेटलमेंट नहीं की पहले जो है स्टार्टिंग के अंदर 1498 से 1739 तक इन्होंने कोई भी सेटलमेंट अंदर की तरफ नहीं की जो भारत के अंदर। आगे यहाँ पर हम दूसरा एक और मैप देखेंगे। ये एक मैप है ब्रिटिश टेरिटरी, यहाँ पर देखिए ब्रिटिश टेरिटरी का ये कलर है। उसके बाद एक्विजिशंस जो उन्होंने बाद में एक्वायर किया है, स्टेट अंडर सब्सिडरी अलायंस और मराठा लैंड्स। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये अफगानिस्तान का एरिया है, ये सारा भारत का एरिया है, काराकोरम रेंज तक ये सारी नदियां हैं। ये आप लोग ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे, अगर अब तक नहीं पढ़ा, अगर पढ़ लिया तो फिर आपको पता होगा। यहाँ पर ये सारा मराठा एरियाज है, ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र के आसपास का एरिया, ये मराठास के कंट्रोल में था उस टाइम पे। ये गोवा पोर्ट, मैसूर। तो एक मैप को थोड़ा सा देखना जरूरी है। यहाँ पर जो है निजाम, हैदराबाद का जो निजाम था वो यहाँ पर उसकी डोमिनियन थी सारी। मैसूर, ये एरिया मैसूर है। हम देखेंगे कौन कौन सी वॉर्स हुई थी, किन किन के बीच में हुई थी, कौन सी मराठा और मैसूर के बीच में वॉर्स हुई थी, वो सारी चीजें लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये कर्नाटक का एरिया जहाँ पर कर्नाटिक वॉर्स हुई थी, किन दोनों के बीच में, ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों के बीच में कर्नाटिक वार हुई थी, तो ये कर्नाटक का एरिया है। ये डिंडीगुल जो तालों के लिए बहुत मशहूर है। तो आपको मैप थोड़ा देखना चाहिए। सिलोन, श्रीलंका का जो पुराना एंशिएंट नाम सिलोन, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, और इस तरफ अरेबियन सी है, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है। जिस साइड ये कंफ्यूजन जो है ना हो आपको, ये तो ये ध्यान रखना, जिस साइड बंगाल है उस साइड बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, और जिस साइड बंगाल नहीं है उस साइड अरेबियन सी है। यहाँ पर जो है भोसले, नागपुर, मालवा, होलकर, मैं आगे करवाऊंगा आपको ये होलकर क्या है, सिंधिया क्या है, हो ये छोटा नागपुर के अंदर भोसले कौन है, ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा मैप के ऊपर पता होना चाहिए कि किस जगह पे कौन सा एरिया कहाँ पर लोकेटेड है। इससे आपको थोड़ा ध्यान रहेगा कि जब हम बात कर रहे हैं अवध की बात कर रहे हैं, ये अवध है, तो ये किस एरियाज की बात हो रही है, किस जगह पे है अवध। आगरा, जयपुर। वैसे तो आपको काफी कुछ चीजें पता है, लेकिन मैप से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, तो मैप आपको एक बार देख लेना चाहिए ताकि थोड़ा और आइडिया रहे आपको। एक और मैप है हमारा, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। इंडिया 1765 में कैसा दिखता था भारत हमारा, 1765 में। तो अब इस साइड अफगानिस्तान था, ये सारा एरिया जो है इंडिया के अंडर था। ये नेपाल हमेशा से बफर स्टेट था, नेपाल कभी भी अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहा, अंग्रेजों का। इसको जो है तिब्बत से अलग करने के लिए इन्होंने जो नेपाल का यूज किया, इसको बफर स्टॉक रखा, और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को भी इन्होंने बफर स्टॉक रखा, ताकि जो यूरोपियंस का तुर्किश का सामना ना हो, इनके साथ उनका जो है झड़प ना हो। ये मराठा एम्पायर है, मराठा टेरिटरी है ये निज़ाम की टेरिटरी है हैदराबाद। ये लखनऊ के ऊपर अवध का जो है, अवध की बेगम का राज है, अवध के राजा महाराजा का राज है यहाँ पर। दिल्ली से मुगल्स कंट्रोल कर रहे थे, ये राजपूताना जो है राजपूत कंट्रोल कंट्रोल कर रहे थे। तो थोड़ा थोड़ा आप एक बार मैप को देख लीजिए। मैसूर, यहाँ पे मैसूर है, ये त्रावणकोर है। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। पहले ये 1765 का मैप है, फिर यहाँ पर 1805 का मैप है, और काफ़ी चीज़ें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चली गई थी। तो फिर ये थोड़ा सा चेंजेस होते चले गए कि जो लोकल पावर्स का जो है होल्ड था वो खत्म होता चला गया भारत से, और अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो ये मैप्स है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सी जगह किस जगह पे लोकेटेड है, कोई भी प्लेस कहाँ पर लोकेटेड है, किस एरियाज के बारे में बात की जा रही है। सिंपल सी चीज़ है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। वापिस आते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। द ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड एंड इन्फ्लुएंस इन 1600 से लेकर 1714 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार तथा प्रभाव का विकास, किस तरह से इन्होंने विकास किया, उसकी क्रोनोलॉजी को देखते हैं यहाँ पर। 1608 में फर्स्ट फैक्ट्री जो है सूरत के अंदर गुजरात में सेटअप की गई थी।
ट्रेडिंग डिपॉजिट के रूप में, ट्रेजिट ट्रेडिंग डिपो के रूप में सबसे पहले जो है ये फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित की गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ से ये सारा कंट्रोल कर रहे थे। हॉकिंस इन जहांगीर कोर्ट्स रिसीव्ड ए रॉयल फरमान फॉर द ट्रेड इन वेस्ट कोस्ट। जो हॉकिंस ने एक रॉयल फरमान जारी किया था, आपको लास्ट मैंने बताया था कि सुनहरी फरमान जारी किया। तो आगे भी मैं बताऊंगा कि सुनहरी फरमान जारी करने से कौन कौन से लाभ हुए इनको। 1615 में थॉमस रो ने इंपीरियल फरमान टू ट्रेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ मुगल डायनेस्टी। तो पहले जो है जहांगीर जहांगीर ने हॉकिंस को फरमान जारी किया। उसके बाद थॉमस रो को जो है 1615 में फरमान जारी कर दिया गया। अब मुगल की डायनेस्टीज में सारी जगह पे ये ट्रेड कर सकते थे, और ट्रेड भी इस प्रकार का कि इनकी मोनोपोली थी, इनको टैक्स में छूट दी गई थी। और अगर किसी को, आप लोग इकोनॉमी पढ़ के आए हैं, अगर किसी को टैक्स में छूट मिल जाएगी तो वो बाकियों से ज्यादा बेनिफिट में रहेगा, उसको प्रॉफिट एक्स्ट्रा होगा। साउथ इंडिया आफ्टर विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन, जब विजयनगर एम्पायर को इन्होंने हरा दिया, डिक्लाइन हो गया, तो वहां पर किसका राज हो गया? ब्रिटिशर का राज हो गया। फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इन इंडिया कहाँ पे थी? मछलीपट्टनम में 1611 के अंदर स्टैब्लिश की गई थी। तो पहली फैक्ट्री गुजरात में सूरत के अंदर, और दूसरी फैक्ट्री जो है साउथ इंडिया की पहली फैक्ट्री वो कहाँ पर है? मछलीपट्टनम में 1611। आप लोग इस मैप के ऊपर देख भी सकते हो, ये सारी चीजें दी गई हैं। लेकिन ये ध्यान रखना मछलीपट्टनम में 1616 में डचों ने यहाँ पर जो है अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी, और 1611 में ब्रिटिशर ने स्थापना की थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ज्यादातर जो है तटीय एरिया में इन्होंने जो है एरियाज के अंदर इन्होंने सेटलमेंट की थी, तो सभी आए थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन बाद में आया, कौन पहले आया, किसकी कौन सी टेरिटरी थी। तो कंफ्यूजन से दूर रहना है आपको, और चीजों को ध्यान से और बार बार पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। सेंटर शिफ्टेड फ्रॉम मछलीपट्टनम टू मद्रास, ए फोर्टिफिकेशन एट फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो इन्होंने सेंट जॉर्ज जो है मद्रास के अंदर, मछलीपट्टनम से मद्रास की तरफ ये शिफ्ट हो गए थे। वहां इन्होंने एक फोर्ट की स्थापना की जिसको सेंट जॉर्ज कहा गया, और जो फोर्टिफिकेशन कर ली गई, फोर्ट बना लिया गया, अपना किलेबंदी कर ली गई। अब किले के अंदर जो है कंपनी के सभी लोग रहते थे, और उस किले से ही जो है पूरा कंट्रोल रहता था, उस किले से ही सारा जो है व्यापार वहीं से चलता था। आइलैंड ऑफ बॉम्बे ऑक्युपाइड इन 1668, इसको पूरी तरह से ऑक्युपाई कर लिया गया। ये पहले ही दहेज के रूप में दे चुके थे, लास्ट लेक्चर में आप लोग देख चुके हों। अब इनके मेजर राइवल्स कौन से? मराठास। मराठास आप मैप पे देख सकते हैं कि कहाँ पे है मराठास। ये जो ब्लू कलर में ये सारा दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये एरिया मराठास के कंट्रोल में था। तो अब आप देख सकते हो कि इतनी सी जगह पे, ये छोटी छोटी जगह पे, यहाँ पे देखिए, ये थोड़ी थोड़ी जगह पे अंग्रेज आके बैठे हैं, और मराठा एम्पायर इतना बड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये इनको जबरदस्त टक्कर देंगे। आगे देखेंगे किस तरह से टक्कर दी इन्होंने। लेकिन ये अपने जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत इन्होंने काफी चीजें जो है हासिल की, और सबको ये डिक्लाइन करते चले गए, हरा के आगे बढ़ते चले गए। ईस्टर्न इंडिया फर्स्ट फैक्ट्री जो है उड़ीसा के अंदर स्थापित की 1633 में। तो ये आप 3 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखेंगे। पहली फैक्ट्री गुजरात के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर जो इनकी एक फैक्ट्री कहाँ पर थी? मछलीपट्टनम में, और पहली फैक्ट्री ईस्टर्न इंडिया में 1633 में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जामिनर, है सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वहां पे गलत हो सकता है। इनकी पूरी टाइमलाइन देख लेते हैं, क्रोनोलॉजी पढ़ लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक बार, कि किस तरह से इन्होंने सेटलमेंट की थी सारी। 1600 के अंदर स्थापना की गई कंपनी की, पहले आप लोग जान चुके हो। 1609 के अंदर 1609 विलियम हॉकिंस अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट बट फेल्ड टू सिक्योर परमिशन ड्यू टू अपोजिशन बाय पोर्टुगीज। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग लास्ट लेक्चर के अंदर देख चुके हो चीजें, वही आगे जो है उसकी रिवीजन हो रही है, और साथ में आगे भी बढ़ते जाएंगे। हम लोगों ने लास्ट में देख लिया था कि पुर्तगाली पहले आ चुके थे। तो पुर्तगीज के बाद में जो यहाँ पर कौन आया था? विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। तो उसको जो है मना कर दिया गया, कि उनको परमिशन नहीं दी गई जो यहाँ पर व्यापार करने की, क्योंकि उस समय जो है हमारे मुगल्स जो थे वो पोर्टुगीज के कहीं ना कहीं कंट्रोल में थे, या फिर उनका, आप ये मान सकते हो कि उनका यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल था, या फिर वो यहाँ पर जो है हावी हो रहे थे, लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, लोग पोर्टुगीज पे भरोसा कर रहे थे, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा था यहाँ पर। 1611 के अंदर कैप्टन मिडल्टन obtained the permission of Mughal governor of Surat to trade there, also started trade in मछलीपट्टनम। तो 1611 के अंदर ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए, और इनको जो है परमिशन मिल गई, 2 साल बाद इनको परमिशन मिल गई, और ये ट्रेड के जो है रूप में उभर कर आए कि अब हम लोग जो है ट्रेड करेंगे। 1613 में इन्होंने एक फैक्ट्री जो है शुरू की, कहाँ पर? सूरत के अंदर। 1615 में द कंपनी एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ मछलीपट्टनम।
यहाँ पर 1611 कर लीजिए, ये 1611 आएगा। कोई यहाँ पर मिस्टेक हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो यहाँ पर 1611 कर लीजिए। 1618, Thomas Roe succeeded in obtaining two firmans confirming free trade with exemption from the inland tolls and permission to establish factories at Agra, Ahmedabad and Bharuch। तो यहाँ पर इनको जो है एग्जाम्पशंस मिल गई थी। अब इनको टैक्स में जब एग्जाम्पशंस मिल गई तो कहीं ना कहीं इनका बेनिफिट बढ़ गया, इनका प्रॉफिट बढ़ गया। जब प्रॉफिट बढ़ गया तो ये अपने कंपटीटर्स को आराम से खदेड़ने में कामयाब होते चले गए। और जो उस टाइम पे मुगल्स थे वो इतना ज़्यादा जो है सही से नहीं सोच पा रहे थे। वो समझते थे कि शायद ये जो आए हुए हैं अंग्रेज ये हमसे, और अंग्रेजों ने खुद को प्रस्तुत भी इस तरह से किया था कि हम लोग आपसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं। तो ये राजाओं को कहीं न कहीं अपनी बातों में लेकर आ जाते थे और कहीं न कहीं ऐसे फरमान जारी करवा लेते थे। और राजा ने एक बार जो फरमान जारी कर दिया, फिर उसको राजा जल्दी से वापस नहीं लेता था, क्योंकि राजा की फिर जो है आपको पता है राजा प्रजा, राजा जो कर देता है वही कानून है, राजा जो बोल देता है वही कानून है। तो ऐसे फरमान इनसे जारी करवा लिए गए थे। 1632 में देखिए फिर आगे, द कंपनी गॉट द गोल्डन फरमान फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा विच इंश्योर्ड सेफ्टी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ देयर ट्रेड। इन्होंने जो है गोलकोंडा के जो सुल्तान से जो है सुनहरी फरमान जारी करवा लिया। आगे मैं बताऊंगा कि जो फरमान है इनसे क्या बेनिफिट हुआ इनको। अब एक बार क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। 1633 के अंदर द कंपनी स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री बालासोर में इन्होंने स्थापित की थी, उड़ीसा के अंदर। कई बार ये उड़ीसा लिख देता है, कई बार सिर्फ बालासोर लिख के छोड़ देता है, तो आपको पता होना चाहिए बालासोर कहाँ पे है। ये उड़ीसा के अंदर बालासोर है। यहाँ मैप पे नहीं दिया, और लेकिन ध्यान रखिए आप इस बात का। उसके बाद 1639 मद्रास वाज गिवन बाय द चंद्रगिरी चीफ टू द इंग्लिश। सून मद्रास विद द फोर्ट सेंट जॉर्ज रिप्लेस मछलीपट्टनम एज द इंग्लिश हेडक्वार्टर ऑन द ईस्ट कोस्ट। तो जो है वो फिर जो है उस तरफ बढ़ते चले गए। मैंने आपको ऊपर बताया है कि सेंट जॉर्ज उन्होंने बना लिया, और उसने मछलीपट्टनम की जगह ले ली। वो मद्रास की तरफ बढ़ गए थे, मद्रास में पहुंच गए थे, उन्होंने शिफ्ट कर लिया सारी पावर्स अपनी। 1651 के अंदर द कंपनी वाज गिवन परमिशन टू ट्रेड एट हुगली, बंगाल, कासिम बाजार, पटना एंड राजमहल। अब यहाँ पर आप देखिए, पहले सिर्फ इनके पास सूरत गुजरात के अंदर, मछलीपट्टनम यहाँ तक परमिशन थी, ओडिशा दो तीन जगह थी। लेकिन 1651 के तहत इनको जो है और आगे बढ़ गए, ये पटना की तरफ चले गए। अब पटना की तरफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर पहुंच रहे हैं ये, बंगाल से पटना की तरफ आ रहे हैं, तो ये अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसको इंटरनल ट्रेड में भी हेल्प मिलने लगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आइए कलकत्ता, ये बालासोर है, कलकत्ता बालासोर। अब कहाँ जा रहे हैं, अब पटना की तरफ बढ़ रहे हैं बीच में। धीरे धीरे ये एक्सपेंड होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था। 1600 के आसपास ये आए थे और 1651 तक ये अंदर पहुंचना शुरू हो गए। अब जब अंदर जाने लग गए, ये भारत के अंदर पहुंचने लग गए, तो इनको आंतरिक स्थितियों के बारे में भी समझने लग गए, उन चीजों को कि क्या स्थितियां हैं, किस प्रकार से भारत के अंदर काम किया जा रहा है। 1662 के अंदर द ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकंड वाज गिवन बॉम्बे एज डोरी। ये कल हो चुका था ये सारी चीजें। 1667 औरंगजेब गिव द इंग्लिश ए फरमान फ्रॉम ट्रेड इन बंगाल। तो औरंगजेब ने वो जारी कर दिया 1667 में। उसके 20 साल बाद 1687 में बॉम्बे वाज मेड द हेडक्वार्टर बाय शिफ्टिंग द सीट ऑफ वेस्टर्न रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे। तो जो है हेडक्वार्टर किसको बना दिया गया, बॉम्बे को। बॉम्बे क्यों इंपॉर्टेंट था, लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं बॉम्बे की इंपॉर्टेंस क्या थी। तो ये ध्यान रखना कि इन्होंने 1639 के अंदर जो है शिफ्ट किया कहाँ पर, मछलीपट्टनम से मद्रास की तरफ। और 1687 में इन्होंने शिफ्ट किया जो सूरत से बॉम्बे की तरफ। तो शिफ्टिंग कब हुई ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। 1691 के अंदर ड्यू टू सम कंफ्लिक्ट मुगल रेडेड हुगली। द जॉब चारनोक नेगोशिएटेड विद मुगल्स फॉर रिटर्न टू सुल्तानुती इन 1691। The company got the imperial order to continue the trade in Bengal in lieu of payment of the rupees 3000 a year। तो क्या हुआ, कुछ मुगल्स की इन्होंने पॉलिसीज का जो है मिस यूज करना शुरू कर दिया, फरमान्स का मिस यूज करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर 1691 के आसपास जो है मुगल स्ट्रांग थे, इतने वीक नहीं हुए थे, मुगल्स का पूरा कंट्रोल था। तो उन्होंने यहाँ पर आके जो है हुगली में रेड की और इनको जो है अंग्रेजों को हरा दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने जो है 3000 पर 3000 पर ईयर जो है जुर्माना देकर जो है यहाँ पर काम करना फिर स्टार्ट कर दिया।
परमिशन ले ली, फिर से प्राप्त ले ली। 1700 के आसपास देखिए, द सिटी ऑफ कलकत्ता ग्रू फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ थ्री विलेजेस, स्वानुति, गोविंदा गोविंदपुर एंड कलिकट, सिक्योर्ड फ्रॉम द मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल। तो ये जो कलकत्ता की स्थापना की गई थी, द फोर्टिफाइड सेटलमेंट वाज नेम्ड फॉर फोर्ट विलियम एंड बिकम द सीट ऑफ द ब्रिटिश पावर टिल इंडिया टिल 1911। 1911 तक, जब तक ये दिल्ली शिफ्ट नहीं हुए थे, उस तक क्या हुआ था, ये यहीं से कंट्रोल कर रहे थे। जो फोर्ट विलियम है, कहाँ पर था ये, बंगाल के अंदर था, और वहां से ही जो 1700 से लेकर 1911 तक 200 सालों तक इन्होंने कम से कम वहीं से राज किया, पूरा जो है कंट्रोल वहीं से रखा सारा। आगे हम लोग एक एक चीज देखते जाएंगे, किस तरह से अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसीज को इस प्रकार से किया कि वो हमें पता ही नहीं चलने दे कि हम लोग गुलाम हैं। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी है, थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन आपको ये क्रोनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी। अब सिलेबस में जिस प्रकार से चीजें हैं, हिस्ट्री समझने में बहुत मजा आता है, लेकिन इसको याद रखने में थोड़ी सी परेशानी भी होती है। अब इतनी सारी डेट्स हैं, लेकिन अगर आप क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे, इसको 2-3 बार इसको पढ़ लीजिए, क्रोनोलॉजी पूरी याद हो जाएगी। और ये अंग्रेजों की क्रोनोलॉजी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, और जो पुर्तगीज की क्रोनोलॉजी हम पहले ही जान चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो है चीजें थोड़ी कम महत्वपूर्ण है। उसके बाद 1717 में फारूक सियार ने गोल्डन फरमान जारी कर दिया था। द मुगल एम्परर फारूक सियार इशूड ए फरमान कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। तो मैग्ना कार्टा का जो फरमान कब जारी किया गया, 1717 में, या फिर किसके द्वारा जारी किया गया था, फारूक सियार के द्वारा। गिविंग द कंपनी ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड कंसेशन इन बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद। तो इनको जो है कंसेशन दिए गए। कौन कौन से इसके अंदर है कंसेशन, देख लीजिए। कंपनीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ड्यूटीज। अब उनसे जो है चुंगी जो है नहीं ली जा रही थी, जितना भी इंपोर्ट कर रही थी कंपनी, जो एक्सपोर्ट कर रही थी, उस पे पैसा नहीं लिया जा रहा था। अब अगर ये पैसा लेती तो कहीं ना कहीं जो मुगल्स को कमाई होती, वो कमाई का जो है उसका प्रयोग करते ही, कहीं ना कहीं अंग्रेजों को रोकने के लिए, या फिर पैसा होता तो उसका प्रयोग किया जा सकता था। अब चुंगी नहीं ली जा रही, टैक्स नहीं लिया जा रहा, तो आप समझते हो इकोनॉमी पढ़ के आए हो। अगर जो ट्रेड फ्री चीजें हैं या फिर जो टैक्स फ्री चीजें हैं, उसका फायदा किसको होगा, व्यापारी को फायदा होगा। तो ये अंग्रेजों को सीधा सीधा बेनिफिट हो रहा था। दूसरा यहाँ पर, परमिशन टू इशू दस्तक फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो अब यहाँ पर जो है दस्तक इशू करने की इनको जो है परमिशन दे दी गई थी, कि आप लोग जो है परमिट कर सकते हो कि किन्होंने यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करनी है और कौन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल इनके हाथ में आ गया, ये अपने कंपटीटर्स को मार्केट से वैसे ही खदेड़ चुके थे। ड्यूटी फ्री ट्रेड इन हैदराबाद, हैदराबाद के अंदर इनका जो है ट्रेड ड्यूटी फ्री रहेगा, कोई उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कंपनी मिंटेड कॉइन्स टू एक्ट एज करेंसी थ्रू द मुगल एम्पायर। अब यहाँ पर मुगलों के पास जो है, कंपनी के पास क्या हुआ, इनके पास पावर आ गई, इनको पावर दे दी गई, मुगल साम्राज्य के पास ने इनको पावर दे दी कि आप लोग सिक्के बनाइए, सिक्के ढालिए। अब आप इकोनॉमी पढ़ के आए हैं तो आपको पता है कि जो देश का सेंट्रल बैंक होता है, या जो देश की चीजें हैं, उसके कंट्रोल में रहती है ये मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर ये मॉनेटरी का कंट्रोल, कि पैसा कितना छापना है, किस प्रकार से छापना है। अगर किसी दूसरे के हाथ में ये डाल दिया जाएगा, तो वो, अगर किसी दूसरे के हाथों में ये पावर चली जाएगी, तो वो तो उसका मिसयूज करेगा ही करेगा। अब कंपनी के बनाए हुए सिक्के जो है जारी किए जा रहे थे, तो कंपनी अपनी मर्जी से जितने मर्जी सिक्के बना सकती थी, ये अपने हमारे रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा गिरा सकती थी। तो कंपनी ने कहीं ना कहीं जो सिक्के बना रहे थे, तो उनका मिस भी वो किया जा रहा था कंपनी के द्वारा। और अब इनके पास जो है पावर्स थी सिक्के बनाने की, तो ये अपने हिसाब से सिक्के छाप रहे थे। और क्योंकि आपको पता है करप्शन भी कर रहे थे ये लोग, तो ये अपना ही फायदा देख रहे थे, इनको मुगल्स के साथ कोई मतलब नहीं था, इनको भारत से कोई मतलब नहीं था। जो मुगल्स आए थे, या जो इससे पहले जितने भी राजा थे, अकबर थे, सुल्तान थे, जो भी आया था यहाँ पे, उन्होंने भारत के ऊपर राज किया, वो भारत के अंदर रह रहे थे, उसने लोगों को अपनाया। उन्होंने इन लोगों को अपना समझा कि ये हमारे लोग हैं, हम इसके लिए ही काम करें। अगर वो टैक्स भी ले रहे थे, तो बदले में जो है टैक्स लोगों के लिए, लोगों की भलाई भी कर रहे थे, लोगों के लिए काम भी कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने टैक्स तो लिया हम लोगों से, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं दिया। अब आप आज के टाइम में देखिए, सरकार जो है, गवर्नमेंट, वो टैक्स लेती है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। तो टैक्स के बदले में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती है। जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास खाना नहीं, उनको जो है खाना मुहैया करवाती है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू लोगों के अकाउंट तक पैसे पहुंचाती है गवर्नमेंट। लेकिन जब ब्रिटिश पीपल ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स तो लिया हम लोगों से, लेकिन बदले में दिया कुछ नहीं। और टैक्स भी इस प्रकार का लगाया कि हमारा शोषण किया गया। आगे बढ़ते हम लोग, एक एक चीज आपको अच्छे से बताया जाएगा। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, सबसे पहले ब्रिटिश ने बंगाल को जो है अपने कब्जे में किया, बंगाल के ऊपर जो उन्होंने अपना वर्चस्व जो है अपनाया।
ब्रिटिश एक्सपोर्ट फ्रॉम बंगाल, क्या क्या चीजें जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटिश? सल्पेटर, राइस, इंडिगो, पेपर, शुगर, सिल्क, कॉटन टेक्सटाइल। बंगाल कंप्रोमाइज 60% ऑफ द ईसी ट्रेड, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इन इंडिया। तो बंगाल से 60% तक का ट्रेड हो रहा था। आप देख सकते हो बंगाल कितना महत्वपूर्ण था उस समय पे भारत के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि ये 60% जो है एक्सपोर्ट यहीं से, ट्रेड यहीं से कर रहे थे। तो ये सारी चीजें बंगाल से निर्यात की जा रही थी। फैक्ट्रीज वर सेटअप इन बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना एंड डेक्का। अब ये जो मैंने आपको बताया है, मैं पहले ही आपको मैप दिखा चुका हूँ, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा सा रह जाएगा आपको याद कि ये बालासोर है, ये पटना, कासिम बाजार, डेक्का। तो ये सारी चीजें यहीं पर आसपास हैं ये सारी। तो यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो है वर्चस्व स्थापित कर दिया, उन्होंने अपने कंट्रोल में चीजें ली अंग्रेजों ने, और यहीं से सारा ट्रेड कर रहे थे। इसी एरिया में है तो कंट्रोल करना भी आसान है। अगर एक जगह यहाँ चीज होती है कि वहां होती है, तो उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना, मैनेज करना मुश्किल हो जाता। और जब उनको मुश्किल आन पड़ी कि अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, जब वो पूरे देश के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे, तो फिर उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस कर दिया कि अब हम सामान एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट करें। अब हमारे पास सामान बहुत ज्यादा है, ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गया उनका, अत्यधिक ट्रेड करने लगे, व्यापार बहुत ज्यादा हो गया उनका। तो उन्होंने सामान को ढोने के लिए, सैनिकों को ढुलाई के लिए उन्होंने जो है रेलवे को इंट्रोड्यूस कर दिया भारत में। आगे देखते हैं 1717 में ब्रिटिश सिक्योर्ड रॉयल फरमान फ्रॉम द फारूक सियार, जिसके अंदर उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हम पहले देख चुके हैं। अली वर्दी खान वाज एंगेज्ड इन वॉर्स विद इन मराठा फॉर 15 ईयर्स। जो अली वर्दी खान था, बंगाल का जो नवाब था, वो मराठास के साथ युद्ध में जो उलझा रहा 15 सालों के लिए। तो कहीं ना कहीं इस बीच में जो है ये चीज, अब ये तो जो है आपस में जो इनके नवाब थे, जो राजा थे, या जो भी हेड थे किसी भी स्टेट के, वो आपस में उलझ रहे थे, लड़ाइयां कर रहे थे, और अंग्रेज जो है अपना व्यापार फायदा देख रहे थे, व्यापार के अंदर फायदा। और कहीं ना कहीं ये किसी के साथ भी मिल जाते थे सिर्फ अपने फायदे के लिए। ब्रिटिश स्ट्रेंथन देयर एनरिचमेंट इन फोर्ट विलियम्स, इन्होंने जो है फोर्ट विलियम्स को और जो है बेहतर बनाया। अली वर्दी डाइड इन 1756 सक्सेडेड बाय सिराजुद्दौला। फिर सिराजुद्दौला आके बैठा जब अली वर्दी खान की डेथ हो गई थी। इंटरनल टसल्स एंड अपोजिशन ऑफ सिराजुद्दौला इन द कोर्ट। तो सिराजुद्दौला को जो है कई लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो सिराजुद्दौला और अली वर्दी खान का संबंध बंगाल से है, ये ध्यान रखना। अब जब अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई, उसके बाद सिराजुद्दौला आया, तो उसको जो है लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ ना कुछ मतभेद होने लगे। अब जब बंगाल के अंदर क्या हो चुका था, फोर्ट्स विलियम की स्थापना हो चुकी थी, ब्रिटिशर ने किलेबंदी कर ली थी। अब बंगाल के अंदर ब्रिटिश ने अपना एम्पायर स्थापित कर लिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एम्पायर स्थापित कर लिया। अभी तक ये जो पूरा काम कर रही थी, ये कंपनी ही कर रही थी। अभी तक ब्रिटेन की सरकार ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ कंपनी को भेजा था व्यापार करने के लिए। और कंपनी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उस व्यापार का, जो आए थे व्यापार करने के लिए, उन्होंने मिस यूज करना शुरू कर दिया। आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको समझ आता जाएगा कि अभी तक ब्रिटिशर लोग ही यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे, ब्रिटिश की सरकार ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। ब्रिटेन की सरकार अभी तक यहाँ पर एंट्री नहीं की उन्होंने। इंपॉर्टेंट रूलर्स देख लीजिए उस टाइम पे। मुर्शीद कुली खान फर्स्ट दीवान ऑफ बंगाल थे। शहाजुद्दीन एंड अली वर्दी खान स्टॉप्ड पेइंग ट्रिब्यूट्स टू द मुगल। इन्होंने जो है मुगलों को जो है सम्मान प्रदान करना बंद कर दिया। अब सम्मान नहीं कर रहे तो टैक्स भी नहीं दे रहे, जो इनको दिया जाता था कि हम आपकी शरण में बैठे हैं, इन्होंने वो भी बंद कर दिया था। और मुर्शीद कुली खान जो है, इन्होंने, ये पहला दीवान था, ये यहाँ पर जो है मुगल्स को पैसा भी भेजता था और उनकी रिस्पेक्ट भी करता था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, किन किन के बीच में हुई? इलाहाबाद की संधि की गई। संधि क्या होता है? एक पेपर, एक एग्रीमेंट होता है, उसके ऊपर साइन किए जाते हैं, उसके अंदर कुछ शर्तें लिखी होती हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजों की तरफ से थे, साइंड ट्रीटी विद शहाजुद्दीन एंड द मुगल एम्परर शाह आलम थ्री। इन्होंने इनके साथ जो है शाह आलम टू और शिवाजुद्दीन के साथ इन्होंने ट्रीटी साइन की। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, शिवाजुद्दीन सरेंडर्ड इलाहाबाद टू द एम्परर शाह आलम टू। ही गिव द जमींदार फुल पोजेशन ऑफ स्टेट। तो पहली ट्रीटी इलाहाबाद के साथ जो है शिवाजुद्दीन ने जो शाह आलम टू को जो है क्या दे दिया, पूरा जो है यहाँ पर इलाहाबाद उनको सौंप दिया था। दूसरी ट्रीटी के अंदर क्या किया गया? सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, शाह आलम टू इन अहमदाबाद अंडर कंपनीज प्रोटेक्शन। अब इनको कंपनी ने अपने प्रोटेक्शन में ले लिया। अब यहाँ पर देखिए, पहले जो है किसको दिलवाई इलाहाबाद की जो है संधि?
किसको दिलवाया? इलाहाबाद किसको दिलवाया गया? शाह आलम टू को। फिर कंपनी ने अपने प्रोटेक्शन में ले लिया। डायरेक्ट ये शिवाजुद्दीन से नहीं छीन पा रहे थे, इन्होंने इनडायरेक्टली जो उनसे छीन लिया। उसके बाद फरमान जारी करवा लिया गया, किसके लिए? दीवानी राइट्स का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। अब दीवानी राइट्स इनके पास आ गए थे। पैसों का जितना भी मामला था वो अंग्रेज देख रहे थे, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी। प्रोविजन ऑफ निजामत फंक्शन वर आल्सो गिवन टू द कंपनी। तो ये सारे जो है मॉनेटरी वैल्यूज जो भी काम थे पैसे से संबंधित, वो सारे किसके पास आ गए? कंपनी के पास आ गए। अब भारत के लोगों के ऊपर किसका राज होता चला गया था? ब्रिटिश का, उस कंपनी के लोगों का। अब देख सकते हो कितनी चालाकी से इन्होंने जो है बंगाल को उनसे छीन लिया, और कहीं ना कहीं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ कौन से राइट्स लिए इन्होंने? दीवानी राइट्स लिए, निजामत राइट्स लिए इन्होंने। आगे यहाँ पर देखिए, लास्ट हमने देखा था बैटल ऑफ प्लासी, मैंने कहा था कि आगे चल के पढ़ेंगे, और बैटल ऑफ बक्सर। ये दो लड़ाइयाँ हैं, एक तो इनके दोनों के ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, जिसको कि प्लासी का युद्ध कहा जाता है, और बक्सर का युद्ध 1764, 1764। रीजन क्या थे, कारण क्या थे इस लड़ाई के? तो आप एक एक करके समझ लेते हैं, हम लोग आपको अच्छे से समझा देते हैं। नवाब सीज्ड फोर्ट विलियम्स, किल्ड फॉरनर इनसाइड ब्लैक होल ट्री। तो ये ब्लैक होल की घटना हुई। नवाब ने क्या किया? फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया, जो इन्होंने ये फोर्टिफिकेशन की थी फोर्ट विलियम की। ये जो फोर्ट विलियम इन्होंने बहुत ज्यादा, अब भारत के अंदर उस टाइम पे, ये 1757 की बात है, जो भारत के नवाब थे वो स्ट्रांग थे, उनके पास आर्मी भी थी, पैसा भी आ रहा था। अंग्रेज खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी मजबूत नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर नवाब के पास अभी भी सेना थी, पैसा था, सारी चीजें थी, तो उन्होंने वहां पर जो है उनके फोर्ट विलियम के ऊपर अटैक किया, और वहां पर कई फॉरेनर्स मारे गए। नवाब वाज अपोज्ड बाय द डोमिनेंट ग्रुप इन हिज कोर्ट ऑफ राय दुर्लभ, जगत सिंह एंड ओमनीचंद। तो इन्होंने जो है कहीं ना कहीं ये जो राय दुर्लभ है, जगत सिंह है और ओमनीचंद, ये नवाब के खिलाफ हो गए, इन्होंने विरोध किया नवाब का। अब विरोध क्यों करेंगे? गद्दारी हो सकती है, पैसा करप्शन हो सकती है, ऐसा ही कोई कारण हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो अंग्रेज थे, ये जो ब्रिटिश लोग आए थे वहां से, ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे, ये बहुत मतलब क्लेवर थे। ये पैसे का प्रयोग करना अच्छे से जानते थे। इनको पता है कि भाई को भाई से किस तरह से लड़वाना है, ये जानते थे। इन्होंने ये भी देख लिया कि किसी भी नवाब का जो है, जो भी उसका नवाब का सेनापति है या जो भी उनका हेड है, उसको ये खरीद लेते थे, या तो वो युद्ध में आता नहीं था, अगर युद्ध में आता था तो वो विद्रोह कर देता था। तो ये सारी चीजें इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट कर दी, बैटल ऑफ प्लासी से। और इनको पता लगा कि भारतीय लोग जल्दी बिक जाते हैं, तो अगर उनकी समझ में आने लग गई ये चीजें, तो उसका वो मिस यूज तो फिर करेंगे ही करेंगे। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, मिस यूज ऑफ दस्तखत बाय कंपनी सर्वेंट्स। जो फरमान जारी किया गया था 1717 में, दस्तखत जारी किए गए थे, उसका मिसयूज करने लग गए जो कंपनी के सर्वेंट्स थे। उन्होंने क्या किया? गलत तरीके से साइन करके जो है अपने प्राइवेट लोगों को, कहीं ना कहीं जारी किसके लिए किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से आई हुई कंपनी है, तो उसके लिए जो साइन किया गया था, दस्तक ट्रीटी उनको दी गई थी। लेकिन जो सर्वेंट्स थे, कंपनी के नौकर थे, उनका दुरुपयोग करने लगे। वो खुद इसका साइन जो है मिस यूज करके पर्सनल व्यापार करने लगे और खुद का फायदा कमाने लगे। इस वजह से बैटल ऑफ बक्सर की शुरुआत हुई, लड़ाई हुई बक्सर की। Imperial Farman given right to trade in Bengal without paying transit due or tolls. Servants sold dustcut to friendly merchants. Hence Mir Qasim abolished all duties. तो मीर कासिम को जब ये समझ में आया, जब ये पता चला, तो उन्होंने सारी ड्यूटीज को जो है हटा दिया गया, और सभी जो है छूट दी गई, सभी को हटा दिया गया। ये जो दोनों में फिर टसल हो गई कि आपने किस तरह से हटाया, तो फिर दोनों में वॉर हुई। टसल लेड टू वार बिटवीन द कंपनी एंड मीर कासिम इन 1763। और उसके मीर कासिम अवध चला गया, और उसके बाद एक अलायंस बनाकर इन्होंने जो है लड़ाई की। एक साइड कौन थे? एक साइड अंग्रेज, उसका जो है कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ नवाब ऑफ अवध शौजुद्दौल और मुगल एम्परर शाह आलम टू, ये थे दूसरी तरफ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, बैटल कोर्सेस। अलायंस किस किस के बीच में था? मीर जाफर, अली वर्दी खान, जो उसकी सिस्टर का हस्बैंड था मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव विद राय दुर्लभ, ओमनीचंद एंड जगत सिंह सिराजुद्दौला। तो कहीं ना कहीं इन सब के जो है खिलाफ हो गए थे ये सारे, क्योंकि ये सारे उसके अपोजिशन में आ चुके थे। कौन? राय दुर्लभ, जगत सिंह और ओमनीचंद। और यहाँ पर हेक्टर मुनरो था, उनके खिलाफ लड़ रहा था, अलायंस के लिए लड़ रहा था।
रिजल्ट्स क्या रहे इसके? मीर जाफर बिकम द न्यू नवाब। अब मीर जाफर जीत गया और वो नया नवाब बना। यहाँ पर शॉर्ट एंड डिसिसिव बैटल वन बाय द इंग्लिश आर्मी अंडर द हेक्टर मनरो। अब यहाँ पर जो है इंग्लिश लोग जीत गए बैटल ऑफ बक्सर। जब वो यहाँ पर जीत गए, फ्रांसिस को वो पहले ही हरा चुके थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया। 1760 में मीर जाफर रिबेल्ड, उसने जो है बगावत कर दी, क्योंकि उनको समझ आने लग गया था कि जो ये अंग्रेज बना रहे हैं ना नवाब, किसी को अंग्रेज अगर किसी को थ्रोन पे बैठा रहे हैं, गद्दी पे बैठा रहे हैं, तो ये उससे ज्यादा फायदा लेते हैं, खुद का फायदा करवाते हैं उससे, मतलब अपने उसको हाथों की जो है पपेट बना के रखते हैं, कठपुतली बना के रखते हैं ये। तो उनको समझ आने लग गया। ट्रीटी ऑफ 1760 की गई, फिर रिप्लेस्ड बाय मीर कासिम। फिर मीर जाफर को मीर कासिम बना दिया गया। मीर कासिम ने जगह ले ली। उसके बाद आगे मीर कासिम शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। फॉर सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द कंपनी, इन्होंने भी कोशिश की भी कहीं ना कहीं उनसे जो है दूरी बना ली जाए, लेकिन अब अंग्रेजों के हाथों में कहीं न कहीं ये फँसते जा रहे थे और उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि अब इनसे बचा कैसे जाए। पहले तो ये हेल्प ले बैठते थे। हेल्प किस लिए लेते थे? कि आप हमें थ्रोन पे बैठाइए, आप हमें यहाँ पे जो है महाराज बनाइए, गद्दी पे बैठा दीजिए। अंग्रेज हेल्प कर देते थे, क्योंकि उनके पास आर्मी थी और उनके हथियार थोड़े से मॉडर्न थे। अब यहाँ पर इंडिया के अंदर इतने मॉडर्न हथियार नहीं यूज़ हो रहे थे। अब अंग्रेज अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो वो बदले में या तो पैसे लेते थे उनसे, या फिर दीवानी राइट्स ले लेते थे, या फिर कुछ जगह ले लेते थे कि इतना एरिया आप हमारे अंडर करवा दीजिए, उसका सारा रख-रखाव हम करेंगे। मीर जाफर प्लेस्ड इन थ्रोन एज मेरे पपेट। तो मीर जाफर को पहले पपेट कर लगा, पपेट बनाया गया अपने हाथ का। ब्रिटिश सुप्रीमेसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द नॉर्दर्न इंडिया। तो बैटल ऑफ बक्सर के होते ही जो है नॉर्दर्न इंडिया में कहीं ना कहीं ब्रिटिश सुप्रीमेसी स्थापित हो गई। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर दोनों इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को अच्छे से याद रख लेना कि बैटल ऑफ बक्सर किन किन लोगों के बीच में हुई। हेक्टर मुनरो एक तरफ था, दूसरी तरफ नवाब जो है अवध का नवाब, बंगाल का जो है सिराजुद्दौला, और जो है मुगल एम्पायर लास्ट। इन तीन, एक साइड ये तीनों थे और दूसरी साइड हेक्टर मुनरो था बैटल ऑफ बक्सर के अंदर। और बैटल ऑफ प्लासी में जो यहाँ पर लास्ट नवाब था बंगाल का और सिराजुद्दौला, और उसके बाद उसके जो है फ्रेंच दोस्त से कुछ यहाँ पर, तो इन सब ने जो है यहाँ पर मिलकर लड़ाई की, लेकिन कौन जीतते चले गए? ब्रिटिश जो है जीतते चले गए, ब्रिटिशर। उसके बाद इन्होंने जब जीत इनको हासिल होने लग गई, तो इनको समझ आ गया कि हम इन लोगों को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो जीत गए, युद्ध जीत गए, बैटल ऑफ बक्सर, अब ये युद्ध जीत गए तो ये अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। तो ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल इन्होंने स्थापना कर दी, बंगाल के अंदर दोहरी सरकार की। बंगाल में द्वैध शासन की इन्होंने स्थापना की 1765 से 1772 तक। किसके द्वारा इम्पोज किया गया था ये? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, द्वैध शासन। ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ द टू, कंपनी एंड द नवाब। कुछ चीज़ें कंपनी के हाथ में थी और कुछ नवाब के हाथ में थी। जो दीवानी राइट्स थे एंड निजामत राइट्स, इन दोनों को जो है अलग अलग कर दिया गया। तो निजामत राइट्स से जो कंपनी के कंट्रोल में आ गए। राइट टू नॉमिनेट डिप्टी सूबेदार एंड दीवान गिवन टू द कंपनी। मोहम्मद रेजा खान बंगाल एंड रजा सितब रॉय बिहार वर अपॉइंटेड बाय डिप्टी दीवान्स। इट वाज डन अवे बाय द वार्न हेस्टिंग ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन इन 1772। अब कहीं ना कहीं ये द्वैध शासन के अंदर क्या किया कि जो इनकम हो रही थी वो किसके पास जा रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, या फिर जो अंग्रेजों के पास। और जो जिम्मेवारियां थी वो कहीं ना कहीं नवाब को निभानी पड़ रही थी। अब ये पैसा तो नवाब को दे नहीं रहे थे, तो नवाब जिम्मेवारी कैसे निभा सकता था? तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है ये ड्यूल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी कि एक साइड कंपनी जो है कर रही है, दूसरा नवाब काम कर रहा है। और नवाब के हाथ में पावर से नहीं है, पैसा नवाब के हाथों में आता नहीं है, सारा पैसा अंग्रेज ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम फेल हो गया। उसके बाद यहाँ पर एंग्लो मैसूर वार एंड फॉल ऑफ टीपू सुल्तान। तो मैसूर के साथ, यहाँ पर मैसूर में आपको दिखा देता हूँ। यह मैसूर का राज्य है पूरा, इसको मैसूर कहा गया है। अब यहाँ पर अंग्रेज जो है इनके साथ इन्होंने युद्ध किया। तो मैसूर के अंदर कौन कौन लड़ रहे थे, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे अच्छे से। जब मैसूर से लड़ना था तो इन्होंने मराठास की हेल्प ली, और जब मैसूर हार गया तो फिर इन्होंने मराठास को देख लिया कि अब आप लोग आ जाइए। तो इन्होंने एक एक करके यहाँ पर जो है मिस यूज किया। देखिए किस तरह से इन्होंने पॉलिसीज को जो है अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया। द एंग्लो मैसूर वार एंड फॉल ऑफ टीपू सुल्तान।
अंगल मैसूर युद्ध तथा टीपू सुल्तान की पराजय। मैसूर के लोग और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ। 4 युद्ध हुए थे इसमें मेन। क्रिश्चियन राजा वडियार, सेकंड रूलर फ्रॉम 1734 टू 1766, उन्होंने यहाँ पर जो है 1734 से 1766 तक यहाँ पर मैसूर राज्य की जो है स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं तो हैदर अली केम टू पावर इन 1761, सर्वाधिकारी हैड प्रॉक्सिमिटी विद फ्रेंच। कहीं ना कहीं ये जो हैदर अली था, इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है और कहीं ना कहीं ये फ्रांसीसियों से निकटता रखता था। इसने काफी चीजें फ्रांसीसियों से सीखी थी हैदर अली ने। हैदर अली सेटअप आर्म्स फैक्ट्री इन डिंडीगुल। डिंडीगुल में इन्होंने एक अस्त्र खाना खोला था। डिफीटेड बाय मराठा अंडर माधवराव in between 1774-1776, he recovered all lost territory by multiple invasion of Marathas। तो ये जो है हैदर अली को मराठाओं ने हराया था। आगे यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, हम लोग देख लेते हैं एक बार। 4 वार्स हुई थी। एंगल मैसूर वार, पहले तो वॉर्स देख लीजिए। उसके कुछ रीजंस हैं, लेकिन कई बार एग्जामिनर ये सभी रीजन नहीं पूछता। कुछ एक रीजंस काफी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर आप लोग जो है याद रखेंगे। और इस वार्स का पहले तो आप ये देख लीजिए टाइम पीरियड। वार 1767 से 1769 तक पहला युद्ध हुआ था। दूसरा 1780 से 84 तक। तीसरा थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 टू 92। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 टू मई 1799। तो चौथी वार बहुत छोटी थी, बहुत कम चली, लेकिन बाकी वॉर्स यहाँ पर देखिए 2-2 साल 4-4 साल चली हैं। तो सबसे पहले मद्रास की संधि के साथ इसका एंड हुआ था। इस वॉर का कब हुई थी? 1769 के अंदर हुई थी। इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। इनकंक्लूसिव वॉर, ट्रीटी फॉर एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर एंड हेल्प ऑफ ब्रिटिश इन केस ऑफ अटैक ऑन हैदर अली, कि हैदर अली पे अगर कोई अटैक करेगा तो ब्रिटिशर हेल्प करेंगे, ये संधि के अंदर लिखा गया था, ये वादा किया गया था संधि में। ब्रिटिश ट्रीटी वाद निजाम ऑफ हैदराबाद फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हैदर अली इन लिeu ऑफ नॉर्दर्न सर्कस, अगर कोई उत्तरी सरकार के कोई भी यहाँ पर निजाम के ऊपर हमला करेगा तो यहाँ पर ये जो हेल्प करेंगे। मराठा नवाब ऑफ ऑर्कोट एंड इंग्लिश। आगे यहाँ पर देखिए, लेटर वाज डब्ड बाय द फॉर्मर टू ऑफ हैदर अली। तो ये जो क्या हुआ इसके अंदर, इस युद्ध के अंदर जो है, एक साइड हैदर अली था, दूसरी तरफ क्या थे? मराठास, नवाब ऑफ ऑर्कुट और इंग्लिश। ये एक तरफ ये तीनों थे। तो नवाब जो है हैदर अली ने काफी समझाया कि ये अच्छे लोग नहीं है। हैदर अली समझता था, क्योंकि वो फ्रेंच के साथ रहता था, उनको पता था कि ब्रिटिश किस तरह के लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या इनकी संधियां हैं, इन्होंने किस तरह से बाकी लोगों को अपने गुलाम बनाया, अपने अधीन किया हुआ। तो इसने समझाया एयरकोट को और मराठास को। तो कहीं ना कहीं ये फिर बाद में अलग हो गए, उनसे, अंग्रेजों से अलग हो गए। फिर दूसरा युद्ध हुआ 1780 से 84 में। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ 1784 में। इसका भी कोई निर्णय नहीं निकला। वायलेशन ऑफ ट्रीटी बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश डिड नॉट कम टू मैसूर एंड व्हेन मराठा अटैक्ड मैसूर। अब मराठास को कहा किसने था? कहीं ना कहीं यहाँ पर मराठास अंग्रेजों के साथ थे। अब हैदर अली के कहने पे मराठास साइड पे चले गए कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया। लेकिन अंग्रेज जो है फिर बार बार मराठास को कह रहे थे कि आप लोग अटैक कीजिए, आप लोग अटैक कीजिए, क्योंकि सीधा अगर ब्रिटिशर अटैक करते मैसूर के ऊपर तो वो नहीं कर पाते, वो हार जाते, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो उन्होंने मराठास का यूज किया मैसूर को खत्म करने के लिए, मैसूर के हैदर अली को खत्म करने के लिए, या फिर मैसूर के आने वाले राजाओं को खत्म करने के लिए ब्रिटिशर ने यूज किया किसका? मराठास का। अली ग्रोइंग प्रोक्सिमिटी विद फ्रेंच, तो हैदर अली जो है उनके साथ, फ्रेंच के साथ निकटता बढ़ाए रखी। ब्रिटिश ऑक्यूपाइड माहे विच वाज अंडर हैदर अली पोजेशन, तो ब्रिटिश ने माहे पे कंट्रोल कर लिया। यहाँ पे माहे था, पर ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया, ब्रिटिशर ने। अब अगर कोई एक एरिया किसी के कंट्रोल से चला जाए तो उस एरिया की जितनी भी इनकम होती है वो किसके कंट्रोल में जाएगी? जिसने अभी कंट्रोल किया है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी राजा का एक एरिया ही हार जाए वो जंग में, तो उसके लिए बहुत बड़ी वो हो जाता है, प्रॉब्लम की बात हो जाती है। वार किस तरह से जारी रही? सर आयरकूट डिफीटेड हैदर अली इन पोर्ट नोवा। हैदर अली डाइड ऑफ कैंसर इन 1782। वार कंटिन्यूड बाय सन टीपू सुल्तान। तो हैदर अली की मृत्यु हो गई सेकंड युद्ध के अंदर, सेकंड वॉर में हैदर अली की डेथ हो गई थी, लेकिन कैंसर के कारण हुई, ये युद्ध के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई। उसके बाद इस युद्ध को आगे किसने बढ़ाया?
टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान किसका लड़का था? तो ये हैदर अली का, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट्स जो है लिंक क्रिएट नहीं कर पाते कि हैदर अली कौन है, टीपू सुल्तान कौन है, तो आप चीज़ों का लिंक क्रिएट करना सीख जाइए। थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 में हुई थी ये। हैवी इंडेमनिटी पेड बाय टीपू, अब टीपू से जो है हरजाना लिया गया। अंग्रेजों का ये बहुत असूल, मतलब कि उनका ये असूल था, ये रूल था, अगर वो जीत गए तो वो सारा कुछ वैसे ही जीत जाएंगे, और अगर वो हार गए तो वो उनसे युद्ध का जुर्माना ले लेते थे। तो इन्होंने जुर्माना लिया इससे टीपू सुल्तान से, क्योंकि टीपू हार गया था। 1790 मिडो डिफीटेड बाय टीपू, अंग्रेजों का जो जनरल था मीडो, उसने हराया था इसको, टीपू सुल्तान को, तभी उनसे जो हरजाना लिया गया। और 1791 के अंदर जो है कॉर्नवालिस विद मराठा एंड निजाम वन इन सेकंड अटेम्प्ट, तो यहाँ पर जो है जीत गए थे, पहले नहीं जीत पाए, दूसरे अटेम्प्ट में जो है जीत गए थे कॉर्नवालिस। जब तक हैदर अली जिंदा थे ये नहीं जीत पा रहे थे। अब हैदर अली कहीं ना कहीं वो उनकी डेथ हो गई कैंसर के कारण, तो फिर टीपू सुल्तान आया लेकिन वो हार गए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि लक भी इनके साथ था, अगर हैदर अली जिंदा रह जाते तो कहीं ना कहीं इनको जीतने नहीं देते थे। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुई, मैसूर कंकर्ड बाय द ब्रिटिश, पूरी तरह से जो है इन्होंने 2 महीने के अंदर ही, मई और अप्रैल 2 महीनों में पूरा कंट्रोल कर लिया मैसूर के ऊपर। टीपू डाइड, मैसूर केम टू अंडर सब्सिडरी अलायंस इन 1799, सहायक संधि के तहत इन्होंने जो है कंट्रोल कर लिया इसके ऊपर। टीपू फ्रेंड विद फ्रेंच वरिड इंग्लिश, accused him of plotting against them. Arthur Wellesley, brother of Lord Wellesley, participate in this war. कहीं ना कहीं इसने जो है, ये अर्थर वेलेस्ली जो है लॉर्ड वेलेस्ली का भाई था, उसने भी इस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया, और इन्होंने जो है, टीपू की मौत हो गई तो उसके बाद ये जो मैसूर जो है उनके कंट्रोल में चला गया। अब यहाँ पर देखिए, एक मैसूर पूरा का पूरा राज्य है, पहले तो ये छोटी छोटी जगहों पे बैठे थे, बंगाल के अंदर इन्होंने थोड़ी सी जगह पे फोर्टिफाई किया, अब पूरा मैसूर ही इन्होंने जीत लिया, पूरा इस राज्य पे इनका कब्जा हो गया। तो अब ये देख सकते हो कि ये थोड़े से पावरफुल होना स्टार्ट हो गए, यहाँ से इनकी पावर बढ़नी स्टार्ट होगी। पहले इन्होंने कर्नाटिक वॉर्स के दौरान कर्नाटक पे अपना कब्जा किया, किसको हराया? फ्रेंच पीपल को हराया। अब कहीं ना कहीं ये फ्रेंच तो यहीं पे हार गए थे, अब मैसूर भी इन्होंने जीत लिया, तो ये जीतते चले जा रहे हैं। आगे देखिए, ये है महाराष्ट्र, इस पे कंट्रोल किसका था? मराठास का। पहले मैसूर जीता, पहले कर्नाटक जीता, फिर मैसूर जीता, पहले कर्नाटक, फिर बंगाल, और उसके बाद मैसूर। अभी आगे बढ़ गए मराठास की तरफ, एंग्लो मराठा स्ट्रगल। प्रोमिनेंट मराठा फैमिलीज आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 आर गिवन बिलो। तो जो पानीपत का तीसरा, पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी, अच्छे से मैं आपको तीनों लड़ाइयाँ एक साथ करवा दूंगा, एक साथ लिखवा दूंगा सारी चीज़ें उसमें से, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि पानीपत की लड़ाइयों से एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता है, तो मैं अलग से आपको तीनों करवा दूंगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जो है मराठास ये अलग अलग बंट गए थे मराठास। गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा में जो है गायकवाड़ कहलाए, नागपुर में भोसले थे, जो इंदौर के अंदर होलकर थे, सिंधियास जो है ग्वालियर में थे, और पेशवा पूना में थे। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर क्या करता है, इन सबको मैच द फॉलोइंग में डाल देता है कि गायकवाड़ कहाँ से थे? बड़ौदा से। भोसले कहाँ पे थे? नागपुर में। होलकर कहाँ पे थे? इंदौर के अंदर। सिंधिया कहाँ पे थे? ग्वालियर में। पेशवा कहाँ थे? पूना के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं, ये आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था यहाँ पर सीधे सीधे सारी, ये होलकर, सिंधिया, ग्वालियर के आसपास, ये मध्य प्रदेश के अंदर है ग्वालियर। होलकर इंदौर में है यहाँ पर। पेशवा पूना के अंदर है यहाँ के पास, यहाँ पर ये पेशवा है। तो ये यहाँ पर आप देखिए कि मराठास भी जो है 5 कैटेगरीज में डिवाइड हो गए। जब ये बाहर लड़ रहे थे तो ये एक ही मराठा थे, अब जब मराठा ही अलग अलग हो चुके हैं तो अब इनके अंदर, अब यहाँ पर देखिए 5 मराठास हैं, तो कहीं ना कहीं किसी एक को हेड बनना होगा इनका पूरा। तो क्या हुआ, ये चीज उनके समझ में आ गई अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने इनको ही क्या है, डिवाइड एंड रूल, इनको ही आपस में लड़वाया। जब ये आपस में लड़ेंगे तो इनकी पावर्स का जो है यूज कहीं और हो जाएगा, जो रिसोर्सेज ये अंग्रेजों के खिलाफ यूज कर सकते थे, उनका यूज जो इन्होंने आपस में इनको लड़वा के किया। तो पहली एंग्लो मराठा वार किसके साथ जो हुई, उसमें कौन कौन सी ट्रीटीज की गई थी?
कब से कब हुई पहली एंग्लो मराठा वार? 1775 से 1782 तक 7 साल ये युद्ध चला। अब देखिए कि कितने लंबे लंबे समय तक ये युद्ध चल रहे थे। तो जब ये युद्ध चल रहे हैं तो कितनी लंबी लंबी जो है, इतनी लंबी जर्नी होती है युद्ध की। अब इतना युद्ध है तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज यूज होंगे। राजा का पूरा ध्यान प्रजा के ऊपर ना होकर कहाँ पर हो जाएगा, युद्ध के अंदर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज बैठे बाकी प्लान बना रहे थे और ये इनको जो है उलझाए रखा युद्ध के अंदर। तो इसके अंदर ट्रीटी ऑफ सूरत हुई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ और ट्रीटी ऑफ सालभाई। तो आप एक बार देख लीजिए यहाँ पर। और ट्रीटी ऑफ सालभाई के तहत इन्होंने क्या किया कि 20 साल के लिए पीस साइन कर लिया कि 20 साल तक कोई लड़ाई नहीं होगी। 1782 से लेकर 1803 तक 20 साल के लिए संधि इन्होंने जो है साइन कर दी और 20 साल तक कोई युद्ध भी नहीं हुआ। तो उसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वार हुई। उसके अंदर फिर ट्रीटीज की गई थी। तो 1803 से 1805 फिर थर्ड मराठा वार हुई, एंग्लो मराठा वार 1817 से 1819। तो यहाँ पर भी जो है ट्रीटीज साइन की गई थी। ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन की गई यहाँ पर तीसरी मराठा वार के अंदर भी, दूसरी के अंदर भी साइन की गई थी। तो ये नहीं पूछता आपसे, जनरली वो एग्जामिनर क्या पूछता है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब से कब हुई, सेकंड कब हुई और थर्ड कब। इनके बारे में टाइम पीरियड पूछ लेता। आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा इसके अंदर क्या लिखा हुआ, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया रहे। ट्रीटी ऑफ पूना किसके साथ की गई थी? पेशवा के साथ। ग्वालियर की ट्रीटी सिंधियस के साथ। तो कहीं ना कहीं जो जहाँ पे है, सिंधियस ग्वालियर में है तो इनके साथ की जाएगी, ग्वालियर की संधि इनके साथ की जाएगी। तो इन्होंने ट्रीटीज की। अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अब इन्होंने जो ट्रीटीज कर ली, ट्रीटीज के दौरान क्या किया इन्होंने, इस पे कब्जा कर लिया। किस पे? जो है मराठास के ऊपर, मराठा एम्पायर के ऊपर। तो अब इतना बड़ा एम्पायर किसके अंडर चला गया? इतना बड़ा एम्पायर अंग्रेजों के अंडर चला गया। पहले मैसूर, अब ये मराठा एम्पायर। अब आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी पावर इन्होंने अपने कंट्रोल में कर ली, कितना एरिया इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया ब्रिटिश ने। जब इतना एरिया इनके कंट्रोल में आ गया तो इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। जैसे आपका अगर सिलेबस का कुछ हिस्सा कवर हो जाए, 60-70% आपका सिलेबस कवर हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो इन्होंने यहाँ पर भारत का जो है नियर अबाउट 40% एरिया इन्होंने कवर कर लिया। नियर अबाउट 30-40% इन्होंने कवर कर लिया। तो इनका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि हम लोग अब काफी चीजें जो अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। उसके बाद ये सिंध और पंजाब की तरफ बढ़ गए। पंजाब के अंदर इनको जो है दो युद्ध करने पड़े। पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह थे उस टाइम पे। तो पहला फर्स्ट सिख एंग्लो सिख वॉर हुआ 1845 से 1846। और सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 1849। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले फ्रॉम 1880 1857 ऑल टेरिटरीज एक्सेप्ट पंजाब एंड सिंध केम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। 1857 तक, 1818 से लेकर 1857 तक जो पंजाब और सिंध को छोड़ के बाकी सारे जो है एरियाज किसके कंट्रोल में आ गए? ब्रिटिश के कंट्रोल में। आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से। दीज बोथ टेरिटरीज वर कॉन्कर्ड, ये बाद में कॉन्कर की गई थी। सिंध जो है एंग्लो रशियन राइवलरी एंड फियर ऑफ कॉन्कस्ट मेड ब्रिटिश साइन ट्रीटीज विद चीफ ऑफ सिंध अमीर्स। तो जो है सिंध को कहीं ना कहीं उनको खतरा किससे था? रशियन से था। कहीं ना कहीं जो है रशियंस का डर बहुत था ब्रिटिश को। तो ये सिंध को इन्होंने क्या किया, ट्रीटी साइन कर ली गई और सिंध को अपने कब्जे में इन्होंने ले लिया, अपने कंट्रोल में रख लिया। सब्सिडरी ट्रीटी की गई थी साइंड इन 1839 और सिंध को जो है 1843 में अपने साथ इन्होंने मिला लिया सहायक संधि के द्वारा। सहायक संधि क्या है मैं आगे आपको करवाऊंगा। सब्सिडरी अलायंस क्या है, सब्सिडरी ट्रीटी क्या है। पंजाब द ब्रिटिश हैड टेरिटरी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद रंजीत सिंह। ये रंजीत सिंह से डरते थे क्योंकि ये रंजीत सिंह के पास बहुत बड़ी आर्मी थी। ब्रिटेन के बाद जो ब्रिटेन की ब्रिटिश की आर्मी है, ब्रिटिश की जो आर्मी थी, उसके बाद अगर उस टाइम पे कोई आर्मी थी सबसे स्ट्रांग तो वो उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आर्मी थी रंजीत सिंह की। तब इनसे डर था इनको, तो इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर किया 1809 में और इन्होंने शांति बनाए रखी। लेकिन जब रंजीत सिंह की डेथ हो गई तो उसके बाद इन्होंने युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। और दूसरे दो एंग्लो सिख वॉर्स हुई थी 1845 और 1846 से लेकर, दूसरी जो है 1848 और 1849। अब यहाँ पर इतनी वॉर्स हुई तो क्या सर सभी याद रखनी है? आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर इतनी सारी वॉर्स होगी, अंग्रेज तो लड़के चले गए, हमें हरा के चले गए, लेकिन क्या आप सभी याद रखेंगे? तो सारा कुछ आप याद नहीं रखेंगे, एग्जामिनर सारा कुछ आपसे जानना भी नहीं चाहता। वो सिर्फ ये चाहता है कि आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या टाइम पीरियड था जिस टाइम में युद्ध चल रहे थे। तो 1845-46 तो क्या करेगा क्वेश्चन में इस तरह से दे देगा कि सेकंड एंग्लो सिख वार
सेकंड मराठा वार, एंग्लो मराठा वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार। यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड दे देगा तीनों, तो कहेगा मैच द फॉलोइंग। एक आइडिया रखना है कि किस समय की बात है। अगर क्रोनोलॉजी याद रहेगी तो आइडिया याद हो जाएगा, क्रोनोलॉजी ध्यान रखोगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब इनके कंट्रोल में आ गया था। जॉन लॉरेंस बिकम द फर्स्ट चीफ कमांडर ऑफ द पंजाब। जॉन लॉरेंस का नाम याद रखना, ये फर्स्ट कमांडर था पंजाब का चीफ। और जिस टाइम की ये बात चल रही है उस टाइम हरियाणा जो है पंजाब के अंडर ही आता था, पंजाब का ही हिस्सा था। रिलेशंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज। अब जो ब्रिटिश इंडिया के जो है रिलेशंस, अब यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से चीजों को समझिए। यहाँ पर ये भारत के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, भारत को इन्होंने पूरा कंट्रोल में कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। अगर कोई दूसरी पावर यहाँ से आएगी तो वो भी तो इन पे जो है कब्जा कर सकती है, वो भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मात दे सकती है। तो इन्होंने क्या है, दूसरी स्टेट के साथ इन्होंने रिलेशन सही करना शुरू कर दिया। अगर कोई प्यार से मानता है तो उसको प्यार से समझाया, कोई लालच से मान रहा है तो उसको लालच से समझाया, लालच से नहीं मान रहा, प्यार से नहीं मान रहा तो डर से, डंडे से, इन्होंने सबका प्रयोग किया अपने जो है रिलेशंस को सुधारने के लिए या समझाने के लिए। ब्रिटिशर ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे ही हथियारों का यूज किया यहाँ पर। सबसे पहले एंग्लो भूटानीज वार रिलेशंस, उन्होंने भूटान के साथ युद्ध किया। एंग्लो नेपाल रिलेशंस, संगोली की संधि किसके साथ, ये पूछ लेते हैं। ट्रीटी ऑफ संगोली इज रिलेटेड टू नेपाल। और भूटानीज ने सरेंडर कर दिया था। तो ये सिंपल सिंपल चीजें लिखी हुई हैं, थोड़ी थोड़ी आप पढ़ लीजिएगा। एंग्लो ब्रह्मा रिलेशंस, 3 वॉर्स हुई थी। तो आपको ये ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत की वॉर्स, जो भारत के अंदर वॉर्स हुई थी, अगर वो याद रख लेते हैं दैट इज इनफ। ये फिर भी एक बार पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं टाइम है, नहीं पढ़ना चाहते तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन टाइम हो तो एक बार देख जरूर लीजिएगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। उसके बाद एंग्लो तिब्बतन रिलेशंस, तो तिब्बत बिल्कुल यहाँ पर पड़ोस में है। भूटान, उसके ऊपर इस साइड जो है नेपाल, फिर तिब्बत। इन्होंने जो है जितने भी पड़ोसी राज्य थे उनके साथ इन्होंने रिलेशन सुधारने की कोशिश की, क्योंकि अगर रिलेशन सही रहेंगे पड़ोसी राज्यों में तो कहीं ना कहीं इनको डर नहीं होगा, किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन्होंने रिलेशन सुधारने की ही कोशिश की। उसके बाद एंगल अफगान रिलेशंस, 2 युद्ध हुए थे, एंगल अफगान युद्ध। ये टाइम पीरियड याद रख लेना कब से कब तक था। एक दो पेपर्स में मैंने ये क्वेश्चन देखे हैं कि एंग्लो अफगान वार कब से कब हुई थी, फर्स्ट कब हुई, सेकंड कब हुई। तो सीधा ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और अगर ये आपको नहीं भी याद, अगर आपको मराठा वार सारी याद है, मैसूर वार सारी याद है, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि ये टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, वो तो आपको याद रहेंगी, वो याद कर लेंगे तो ये आप उसमें से अलग से मार्क कर सकते हैं। टू कॉन्कर रशियन प्लान्स टू काउंटर रशियन प्लान्स टू इंडिया, साइंटिफिक फ्रंटियर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न सर्व्ड ब्रिटिश इंटरेस्ट, देयर वाज ए नीड ऑफ ब्रिटिश फ्रंट रूलर इन अफगान। तो यहाँ पर आपको जो मैंने पहले ही फर्स्ट डे ही बताया था यहाँ पे, कि अगर इस साइड से कोई भी आएगा तो यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर अगर ब्रिटिश का कोई होगा, फ्रेंड होगा, तो वो यहाँ पर इनको जो है बफर प्रोवाइड करेगा, वो इनको आगे आने नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं रशियन से ये डरते थे ब्रिटिश, कि इनका कंट्रोल हमारे ऊपर ना आ जाए, और रशियंस जो है इस रास्ते से आ भी सकते थे। अफगान के अंदर इन्होंने जो है दोस्ती का जो है हाथ बढ़ाया, और वहाँ पे जो भी राजा था, इन्होंने फ्रेंडशिप ट्रीटी की उनके साथ। जो भी वहाँ पे रूलर था, इनको अपना चाहिए था, तो इन्होंने फिर वो रूलर वहाँ पर लगाया। पहले अफगान वार हुई, उसके बाद इन्होंने अपना रूलर वहाँ पर जो है सेट कर दिया। और अफगान के इन्होंने क्या रखा, बफर स्टेट के रूप में, एक अफगानिस्तान को और दूसरा नेपाल को। इन दोनों को हमेशा इन्होंने बफर स्टेट के रूप में यूज किया है, ताकि इधर से चाइना से कोई ना आ सके और उधर से रशिया से कोई ना युद्ध कर सके, अटैक ना कर सके। तो कहीं ना कहीं ये बहुत प्लान से चल रहे थे। उसके बाद यहाँ पर दो और चीजें लिखी हुई हैं। फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ऑकलैंड, इट वाज टू प्रोटेक्ट इंडियन बाउंड्रीज फ्रॉम रशियन अटैक either through treaty or annexing neighboring countries. Tripartite treaty with Sikh and Shah Shuja was signed by the British after Dost Muhammad of Afghan sided with रशियन एंड पर्शियन।
इन्होंने जब अफ़गानिस्तान का जो राजा था, वो यहाँ पर दूसरी साइड हो गया तो इन्होंने क्या किया, सिख और शाहशुदा के साथ ट्रीटी कर ली ताकि आप जो है हमें किसी को आप एंटर नहीं करने देंगे यहाँ पर भारत की सीमा के अंदर। तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिसी का जो है इन्होंने ये पॉलिसी को लागू किया ताकि भारत के अंदर कोई दूसरा इनका राइवलरी जो इनका कंपटीटर है या जो इनके खिलाफ है, वो यहाँ पर अंदर आ ना सके। तो ये कहीं न कहीं पॉलिसीज़ इन्होंने शुरू से ही अपनी स्ट्रॉन्ग रखी पॉलिसीज़, ताकि खुद को ये इंडिया पे कंट्रोल करके बैठे थे, ताकि कोई दूसरा ना आ जाए, वो इंडिया को हमसे छीन ना ले। मतलब इनको अपने राज्यों से यहाँ से लोकल्स का तो डर ही खत्म हो गया था इनको। डर नहीं था कि कोई इंडिया को हमसे छीन भी सकता है। ये बाहर के लोगों को भी दूर रखना चाहते थे इंडिया से। उसके बाद इन्होंने एक ड्यूरेंट लाइन की स्थापना की थी, जो कि अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश टेरिटरी के बीच में एक लाइन थी, दोनों जगहों को डिवाइड करने के लिए। लेकिन आज ये जो ड्यूरेंट लाइन है, ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। उस टाइम पे जो है ब्रिटिश इंडिया और यहाँ पर ये ड्यूरेंट लाइन थी, यहाँ पर, ताकि इस साइड अफ़गानिस्तान हो गया और इस साइड ये ब्रिटिश इंडिया हो गया। लेकिन अब ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट लाइन है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि ये लाइन किस-किस के बीच में थी। कई बार वहाँ पर पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं होता, इंडिया ही दिया होता, ब्रिटिश इंडिया, फिर आपको वो टिक करना पड़ेगा। ठीक? तो आप दोनों में ध्यान रखिए। एक बार पढ़ लीजिएगा इसको क्या लिखा हुआ है, वर्डिंग्स को। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ दी गई हैं अंग्रेज़ों की, जिसका यूज़ करके इन्होंने जो है चीज़ों को अपने अंडर किया। पहले है रिंग फेंस पॉलिसी बाय वारेन हेस्टिंग्स। रिंग फेंस क्या होता है? फेंसिंग क्या होता है? रिंग फेंस घेरे की नीति, इसको बोलते हैं बाड़, रिंग फेंसिंग। यहाँ पर अगर ये कोई ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया किसी चीज़ के ऊपर, ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया, तो ब्रिटिश कोशिश करेगा कि इसके आसपास या तो इसके दोस्त हों या फिर इसके आसपास की चीज़ें ब्रिटिश के कंट्रोल में ही हों। डिफेंड ऑफ वंस ओन टेरिटरी बाय क्रिएटिंग बफर जोन्स आउटसाइड अदर सराउंडिंग टेरिटरीज। अवध एक्टेड एज ए बफर जोन अगेंस्ट अफगान इन्वेजन एंड मराठास अटैक ऑन द ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ बंगाल। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है अफगानों से तथा मराठाओं से बचाव के लिए बफर स्टेट के अवध को बफर स्टेट के रूप में जो यूज किया इन्होंने जो है यूज किया। तो ये किसकी थी? वॉरेन हेस्टिंग की पॉलिसी थी, रिंग फेंस पॉलिसी। वॉरेन हेस्टिंग की रिंग या घेरे की नीति, किसकी नीति थी? वॉरेन हेस्टिंग की। मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। आपको ये ध्यान रखना है कि किसकी पॉलिसी थी और इस पॉलिसी के अंदर क्या था, कि बफर क्रिएट किया जाए ताकि लोग हमारे पे ऊपर डायरेक्ट जो है यहाँ पे अटैक ना कर सकें। अगर यहाँ पर इनका बफर होगा तो अटैक नहीं किया जाएगा, ये बच जाएंगे अटैक से और इनको तैयारी करने का समय मिल जाएगा। ये बहुत प्लान से चल रहे थे, वेल प्लान्ड है। तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि जो आपकी तैयारी है उसको अगर वेल प्लान तरीके से करेंगे, अच्छा एक प्लान होगा, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। और अगर आप बिना प्लान के चलेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। पोर्टुगीज बिना प्लान के आए थे, खत्म हो गए। जो डच डेन्स बिना प्लान के आए थे, खत्म हो गए। फ्रेंच अधूरा प्लान था, वो भी खत्म हो गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉपर प्लान था इनके पास, खत्म नहीं हुए। कई सौ सालों तक इन्होंने राज किया इंडिया के ऊपर। तो प्लान के साथ चलिए, चीजें कवर हो जाएंगी। सब्सिडरी अलायंस बाय वेलेस्ली। तो वेलेस्ली का जो है सब्सिडरी अलायंस था, जिसको सहायक संधि कहा गया। सहायक संधि के द्वारा क्या किया था? सहायक संधि मतलब हम आपकी सहायता करेंगे। सब्सिडरी अलायंस, उसमें क्या कहा इन्होंने? कहा कि अगर आप हमारे साथ ये ट्रेटी साइन करते हैं तो आपको हमारी सेना अपने पास रखनी पड़ेगी और उस सेना का जो है खर्चा आपको देना पड़ेगा। अलाइंग इंडियन स्टेट मेंटेन्ड ब्रिटिश आर्मी एट इट्स फ्रंटियर एंड पेड फॉर देयर मेंटेनेंस। रूलर हैड टू पोस्ट ब्रिटिश ऑफिस एट देयर कोर्ट। जो रूलर्स हैं, जो शासक हैं, उनको अपने दरबार में एक अंग्रेज को जो है एक अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त करना होगा। अब अंग्रेज अधिकारी नियुक्त हो गया तो ये सारी डे टू डे जितने भी कार्यकारिणी है, जो भी काम हो रहा है राज्य के अंदर, जो भी काम हो रहा है उस स्टेट के अंदर, तो सारा वो अंग्रेज देखेगा, वो नोट करेगा कि ये क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। जब ये पूरा ही कंट्रोल इनके हाथ में चला गया, रूलर कुड नॉट एम्प्लॉय यूरोपियंस विदाउट ब्रिटिश परमिशन। तो जो रूलर है वो यूरोपियंस को, किसी दूसरे यूरोपियंस को, ब्रिटिश के अलावा, उन ब्रिटिश की परमिशन के अलावा किसी को जो है यहाँ पर रख नहीं सकते थे। अगर ये रूलर्स फ्रेंच को जॉब पे रख लेते तो कहीं ना कहीं फ्रेंच जो है ब्रिटिशर को रोक सकते थे। तो इन्होंने यही कर दिया कि आप लोग किसी फ्रेंच को या फिर किसी भी यूरोपियन को जॉब पे रख ही नहीं सकते। कुड नॉट कॉन्टैक्ट एनिमीज फॉर मेकिंग पीस। तो शांति बनाने के लिए ये जो एनिमीज के साथ संधि नहीं कर सकते, इनको युद्ध ही करना पड़ेगा। अगर ये संधि होने लग गई तो इनकी आर्मी को कोई रखेगा ही नहीं। और जो महाराजा रंजीत सिंह से पंजाब की आर्मी थी, जो पंजाब से थे,
जो पंजाब के जो रूलर थे, उनकी जो है आर्मी के अंदर अमेरिका से लोग आए हुए थे, उनकी आर्मी के अंदर फ्रेंच से लोग आए हुए थे, तो उनकी आर्मी इसलिए बहुत स्ट्रांग थी। अब फ्रेंच के लोग उसकी आर्मी को ट्रेन कर रहे थे, उन्होंने फ्रेंच लोगों को एम्प्लॉय कर रखा था। तो आप समझ सकते हो कि आर्मी कितनी स्ट्रांग होगी, और कहीं ना कहीं इसलिए उनसे जो है डरते थे अंग्रेज। और उनकी जब वो मर गए तो उसके बाद जो उनकी डेथ के बाद अंग्रेजों ने जो है पंजाब की तरफ रुख किया कि अब हम पंजाब को हथिया लेंगे। अदरवाइज महाराजा रंजीत सिंह का जो है विजन बहुत क्लियर था कि ये अंग्रेज क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज जो रणजीत सिंह ने सारी चीजें पढ़ ली थी, रणजीत सिंह ने सारी चीजें समझ ली थी कि कैसे मराठास को और मैसूर को जीत के इधर बढ़ रहे हैं हमारी ओर। मेंटेनेंस आस्क्ड वाज हाई एंड रूलर कुड नॉट पे आस्क टू क्रिएट ए वे ऑफ पार्ट देयर टेरिटरी। जो मेंटेनेंस चार्जेस थे आर्मी रखने के वो बहुत हाई थे। अगर वो पैसे नहीं दे पाता था तो क्या करते थे, ये उसका एक हिस्सा ले लेते थे, उसकी टेरिटरी का एक हिस्सा अपने कब्जे में ले लेते थे सब्सिडरी अलायंस से। तो कहीं ना कहीं हथियाने का ये इनका एक हथियार था। और सब्सिडरी अलायंस के तहत अवध था जो पहला, सबसे पहले किसके कंट्रोल में आया, ब्रिटिशर के कंट्रोल में आया। अवध कहाँ पे है, मैप के ऊपर एक बार देख लीजिए, थोड़ा ध्यान रहेगा। ये अवध है यहाँ पे, ये ये सब्सिडरी अलायंस में सबसे पहले आया था कंट्रोल में। उसके बाद न- नवाब ऑफ अवध ने साइन किया, फिर निजाम ऑफ हैदराबाद ने साइन कर दिया, फिर मैसूर के रूलर्स ने भी ट्रीटी साइन कर दी, तंजौर के रूलर्स ने भी ट्रीटी साइन कर दी, पेशवा, भोसले, सिंधियाज, राजपूत, बहरतपुर, होलकर्स। तो फिर इन्होंने कहीं ना कहीं सभी को जो है ये ट्रीटी साइन करने के लिए मजबूर किया। और एक बार ट्रीटी साइन हो गई तो मेंटेनेंस मांगते थे, पैसा पैसा कितने टाइम तक कोई दे सकता है, तो फिर इन्होंने क्या किया, उनकी टेरिटरीज को हथियाना ही शुरू कर दिया। उसके बाद है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने एक अलग तरह की नीति अपनाई। इसके द्वारा क्या किया गया, ये उसकी एक्सटेंशन थी, रिंग एंड फेंस की ही एक्सटेंशन थी। जिसका कोई राजे का किसी राजा का कोई बेटा नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, किसी स्टेट का कोई वारिस नहीं आगे, तो उसकी क्या है, पूरा अधिकार जो स्टेट का किसके पास चला जाएगा, अंग्रेजों के पास चला जाएगा। अंग्रेज उस पर अधिकार कर लेंगे। अब आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि ठीक है, कोई वारिस नहीं है तो राजा किसी को इलेक्ट कर सकता है, लेकिन अंग्रेज कहते थे कि अगर नहीं है वारिस तो हम इस पे राज करेंगे। मतलब वो अपनी चौधर दिखा रहे थे क्योंकि वो पावरफुल हो चुके थे। अब पावर थी उनके पास तो उसका यूज कर रहे थे, और मिस यूज तो वो बहुत ज्यादा कर रहे थे। पॉलिसी वाज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द रिंग एंड फेंस। Adopted son could be higher of ruler's private property but could not inherit the empire of the ruler. Such state were annexed by the British. अगर कोई अडॉप्ट किया गया सन है, जिसको दत्तक पुत्र या फिर गोद लिया हुआ पुत्र कहा जाता है, तो वो राजा की प्राइवेट प्रॉपर्टी का तो मालिक हो सकता है, लेकिन उस पूरी जो है एम्पायर का मालिक नहीं हो सकता, उसका राजा वो नहीं बन सकता। वो ब्रिटिश उसको हथिया लेंगे। वैसे तो इनका भी कोई राइट नहीं बनता है, लेकिन उस टाइम की पॉलिसी ही कुछ ऐसी थी उनकी। स्टेट अनेक्स्ड सतारा, सबसे पहले जो है सतारा इसके अंडर आ गया, फिर जैतपुर 1849 में, संबलपुर, भगत, उदयपुर, फिर झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। और इनका मैच द फॉलोइंग भी याद रखना, और इसका जो है सीक्वेंस भी याद रखना कि सबसे पहले सतारा फिर जैतपुर इस जो है ट्रीटी के अंडर आ गया, उन्होंने कब्जा कर लिया इसके ऊपर। इन 1824, बिफोर द टाइम ऑफ डलहौजी, द प्रिंसली स्टेट कित्तूर वाज एक्वायर्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय दिस डॉक्ट्राइन। 1824 के अंदर ये आई नहीं थी पॉलिसी, ये पॉलिसी बाद में लाई गई, लेकिन इस प्रकार की ही पॉलिसी थी वो, उन्होंने किटूर को जो है एक्वायर किया था। इन्होंने जब यहाँ पे एक्वायरी स्टार्ट कर दी तो इन्होंने कहा कि ऐसा किया जा सकता है, तो फिर उन्होंने ऐसा ही किया और आगे जो है सभी को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसको यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, आप इस पर देख लीजिएगा। और इन्होंने है जो पेशवा की पेंशन भी बंद कर दी गई, क्योंकि वो उनका अडॉप्टेड सन था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। द फाइनल मोमेंट straw came when Awadh was annexed to the English East India Company under the term of doctrine of lapse on the ground of internal misrule on 7th February 1856. This annexion was the one of reason for the revolt of 1857. इन्होंने अवध को भी अपने काबू में करने की कोशिश की इस अनेक्शन के दौरान, और वो किस बिहाफ पे, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बिहाफ पे, इंटरनल मिस रूल के बिहाफ पे। हालांकि उसका राजा था, तो इन्होंने क्या किया कि भारत के ऊपर इन्होंने कब्जा करने के लिए, रूल करने के लिए अपनी नई नई पॉलिसीज लाए, किसी भी तरह एनी हाउ कंट्रोल करना चाहते थे, और वो ये कर रहे थे अंग्रेज। तो आपको शायद पढ़ के बुरा भी लग रहा होगा कि किस तरह से अंग्रेज कर रहे थे और भारत के लोगों को समझ नहीं आ रही थी। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ आएगा कि लोग इनके खिलाफ तो थे, लेकिन लोग इकट्ठा नहीं थे, लोग अपने अपने लेवल पे इनके खिलाफ लड़ रहे थे।
तो बिना संगठन के इनके खिलाफ लड़ा नहीं जा सकता था और संगठन कोई करना नहीं चाहता था, क्योंकि सब अपने-अपने आप में चौधर ढूँढ रहे थे, अपने-अपने चौधरी हर कोई बना हुआ था। पंजाब के लोग खुद इनके खिलाफ हो रहे थे, मैसूर के लोग इनके खिलाफ थे, मराठास के लोग इनके खिलाफ थे। अगर ये एक हो जाते, ये पूरा पूरा मराठा एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर है, ये निज़ाम है, ये मैसूर, अगर ये एक हो जाते तो अंग्रेज़ों की क्या मजाल थी कि वो भारत पे ऊपर कब्ज़ा कर देते। लेकिन उन्होंने जो है पहले इनको आपस में लड़वाया, ताकि ये कभी भी एक-दूसरे के साथ ना मिलके बैठें। लड़वाया ताकि एक-दूसरे के साथ बैठकर सलाह ना कर सकें, सलाह-मशवरा नहीं कर पाएँगे और कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो ये इन सबको खदेड़ते चले जाएँगे। तो उन्होंने सबको फिर यही किया कि पहले कम्युनिकेशन गैप क्रिएट किया और उसके बाद इसका मिसयूज़ किया। और फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए जो इनके काम की थी, अंग्रेज़ों के काम की थी और जो हमारे भारतीयों के खिलाफ थी। उसके बाद है लिप्टन एंड पॉलिसी ऑफ प्राउड रिज़र्व फॉर मेंटेनिंग साइंटिफिक फ्रंटियर्स एंड सेफगार्डिंग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये लिप्टन एंड पॉलिसी बनाई गई 1876-1880 में। जॉन लॉरेंस एंड पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटीज। पीस वाज मेंटेन्ड एट द फ्रंटियर प्लस नो पार्टी टुक फॉरेन हेल्प इन द सिविल वॉर। ये जो इन्होंने एक और पॉलिसी लेकर आए बाद में, तो ये कुछ 5 पॉलिसीज हैं, 6 पॉलिसीज हैं टोटल। तो ये 6 पॉलिसीज का उन्होंने यूज़ किया इन्होंने मिसयूज़ किया। किस लिए? भारत को अपने कंट्रोल में करने के लिए, अपने अंडर करने के लिए। तो इसको आप एक बार अच्छे से जाके पढ़ लेना, काफ़ी चीज़ें हैं, 1 या 2 बार पढ़ेंगे, चीज़ें आपको याद हो जाएँगी। और पढ़ने का तरीका एक बार और बता देता हूँ मैं। डेली चाहे 1 लेक्चर देखो, चाहे 2 देखो या देखो 4, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। आपको डेली लेक्चर्स मिल रहे हैं। साथ में जो है रिवीजन ज़रूर करनी है, ये नहीं है कि सिर्फ लेक्चर देख रहे हो, खुद पढ़ नहीं रहे हो। जब तक रिवीजन नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होगी। यहाँ पे समझ आ जाता है, लेकिन उसको पक्का करने के लिए और मजबूत करने के लिए एक बार खुद से उसकी जो है रीडिंग लेना ज़रूरी है। ये है पहली चीज़। दूसरी चीज़, रीडिंग हो गई है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जाकर जो है प्रैक्टिस कर लेना। और जब एक बार सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप लोग जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जो अपनी डेली की परफॉर्मेंस चेक कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्वेश्चन बैंक में तो ये है कि चैप्टर वाइज चीज़ें दी गई हैं। चैप्टर वाइज कर रहे हो, चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चन करोगे, सारे हल होते चले जाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज में बैठेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूरे चीज़ देखेंगे, तो फिर आपको ये लगेगा कि क्या चीज़ आप भूल क्या-क्या रहे हैं। जो चीज़ें भूल रहे हैं, उनको फिर अच्छे से आप लोग जो है रिवाइज़ भी करेंगे, उनको आप अच्छे से याद भी करेंगे, ठीक है? इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, अब इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा, वो रहेगा पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857। अब इतना कुछ हो गया तो लोगों में भी समझ आना स्टार्ट हो गया कि अंग्रेज कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो जब उनमें समझ आना स्टार्ट हो गया तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन होने स्टार्ट हो गए। तो वो आंदोलन के बारे में हम लोग जो है, जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट हुई थी उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।